नमस्कार, न्यूज बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आफ्ताब। मैं अभी आ पहुंचा हूं एसएसपी साहब के घर में, चंदन कुमार सिन्हा के घर, उनके आवास पर हैं और हमारे साथ में जो बैठी हैं इनके बारे में हम तारुफ कराएंगे, क्योंकि ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप हैं कंचन सिंह, जिनके जीवन की शुरुआत जो है काफी संघर्ष भरी रही है। सीडीपीओ के पद पर इन्होंने कार्य की शुरुआत की थी और चतरा जिले में इनकी पहली पोस्टिंग थी। लगातार जो है संघर्ष और तरक्की जो है लगातार इन्हें मिलती गई, इनकी मेहनत काम आई और आज इन्हें प्रमोशन मिला है और ये अब एक आईएएस की तरह आपके सामने बैठी हैं। कंचन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज बॉक्स भारत में। बहुत धन्यवाद। ये जो शुरुआत थी आपकी, तो ये शुरुआत कहाँ से आपने सोचा था कि हम इस पद पर जाएंगे या फिर इस तरह के पोस्ट पर हम रहेंगे, ऐसा आपने सोचा था पहले? देखिए, अगर सोचने की बात करें तो हमारा जो शुरुआती शिक्षा दीक्षा या रहन सहन था वो बिल्कुल गांव का था। ग्रामीण परिवेश में हम लोग रहे। पिताजी पहले किसानी करते थे और हम 5 भाई बहन थे और हम लोगों ने बिल्कुल गांव में जो स्कूल होता है जिसमें बोरा पर बैठ के पढ़ते हैं, स्लेट लेकर के जाते हैं झोला में, तो वैसे शुरुआत की थी। तो उस समय कहीं कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग कुछ इस तरह के पढ़ाई लिखाई की दिशा में कुछ कर पाएंगे। लेकिन फिर मेरे पिता ने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी और उनके अर्ली मैरिज थे उनकी, हम लोग सब भाई बहन हो गए थे, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और फिर उनको बिहार प्रशासनिक सेवा में चुन लिया गया था एज ए टीचर इलेक्टेड। उसके बाद हम लोगों का उस गांव से बाहर निकलना हुआ और वही एक समय था जबकि हम लोगों को पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल फिर मिलना शुरू हुआ। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो मेरे माता पिता ने हम लोगों को सिखाई थी, उस गांव के माहौल में रहते हुए भी उन्होंने पत्र पत्रिकाएं बहुत हमारे लिए लाई। तो दुनिया का दरवाजा जितना भी हो सके वो हमारे लिए खुला था। हम लोग सोचते थे, कल्पना करते थे। तो मुझे याद आता है कि जब मैं छोटी बच्ची थी उस समय हम लोगों के चारों तरफ खेत वेत होता था, गांव में बाग बगीचा कहीं नहीं होता था। फिर भी मैं पढ़ती थी, नंदन पराग ये सब की कहानियां थी, तो मैं पढ़ती थी तो मुझे पता लगता था कि बाग कैसा होता है। और कभी मन में होता था कि कभी हम लोग वहाँ घूमने जाएंगे क्या, या कोई लड़की किताब पढ़ रही है कहीं बैठे हुए, तो ये सब मन में ख्याल आते थे। तो ये बहुत मतलब धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे माता पिता को कि उन्होंने बचपन से ही हम लोगों के जीवन में पढ़ाई लिखाई के महत्व को रखा। भले सुविधाएं उतनी नहीं थी और जब सुविधाएं मिली तो फिर हम लोगों ने, मतलब मेरे 5 भाई बहन हैं और सभी लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, हमने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। जैसा कि आपने बात की कि बाग कैसा होता है, बाग देखने का था, बचपना था, लेकिन जब आपने पहली बार सीडीपीओ के पद पर चतरा जैसे जगह पे आपने काम किया, स्टार्ट किया, तो क्योंकि वो इस इलाका वैसा है, वहां पर आपने बाग देखा या नहीं? वहाँ मैंने जंगल देखे, जंगल की समस्याएं देखी और उस वक्त झारखंड में नक्सल समस्या एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में था। तो और उस पर से चतरा जैसा जिला जो बहुत ही ज़्यादा नक्सल रूप से प्रभावित था, तो उसके कारण जो चुनौतियाँ थी फिर वो देखने को मिली और उस बीच में फिर जनता के लिए काम करने का अवसर भी मिला। आप खुद भी जो है आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपके पति आईपीएस हैं। आईपीएस की जिंदगी कैसी होती है, कितना सपोर्ट आपको मिलता था पति का, और कैसे आप एक गृहिणी होते हुए भी पति की सारी जरूरतों को पूरी करते थे, कैसे सब मैनेज किया? बहुत चुनौती भरा ये सफ़र रहा है और अभी भी जारी है, क्योंकि एक पुलिस अधिकारी होने के नाते, वरीय पुलिस अधिकारी होने के नाते उनकी बहुत सारी इंगेजमेंट्स हैं, बहुत सारे दायित्व हैं जो उन्हें पूरे करने होते हैं और कहीं ना कहीं उसमें घर परिवार छूटता है। और एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते मेरे भी दायित्व है, मेरी भी चुनौतियां हैं, और तो उन दोनों को मैनेज करना निश्चित रूप से कठिन काम होता है। बट कहते हैं कि पति पत्नी में सामंजस्य हो, आपस में एक दूसरे के समस्याओं को समझने और उनका निराकरण करने की भावना हो तो भगवान रास्ता निकाल ही देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का जीवन चलता गया और दोनों बच्चे भी काफ़ी समझदार निकले। उन्होंने भी अपनी हम पर कम से कम बोझ डाला और स्वतंत्र और निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता है या काम करने की स्वतंत्रता है दोनों बच्चों में आई है।
निश्चित रूप से इसलिए कि हम दोनों ही इतना समय नहीं दे पाए, तो इस कारण उन्हें सीखना पड़ा। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि दोनों एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में उभर रहे हैं। और ख़ास करके परिवार की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आपका एक्सटेंडेड फैमिली जो है, जैसे कि मेरे सास ससुर दोनों ने मेरी बहुत ही सहायता की। प्रारंभिक दिनों में जब बच्चा छोटा था, उस वक्त पति भी नहीं साथ थे, तो उस वक्त जैसे हम लोग रहते थे तो मेरे ससुर अपनी नौकरी छोड़ करके मेरे साथ रहने आए थे, मुझे याद है। फिर सास भी खुद भी वर्किंग थी, वो टीचर थी, तो उन्होंने भी जब रिटायरमेंट के बाद बहुत संभाला है बच्चों को। तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है बाद में मेरी नौकरी को निभाने में, मैंने कह सकती हूँ। कहते हैं कि हर सफल इंसान के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। इस सफल महिला के पीछे किसका हाथ है? किसी एक को अगर हम क्रेडिट देंगे तो बहुतों के साथ अन्याय हो जाएगा। तो पहली भूमिका मैं अपनी माँ की कहूँगी, जिन्होंने बहुत छोटेपन में ही हम लोगों को पढ़ाई का महत्व समझाया। और उस समय में, उस गांव के परिवेश में, जबकि लड़कियों की जल्दी शादी हो जाया करती है, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि नहीं, पढ़ो, कुछ बन जाओ तभी शादी करना। तो और उसके लिए उनको बहुत झेलना भी पड़ा। तो ये मुझे मैं उनको पहला क्रेडिट देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे इस पढ़ाई की जर्नी में। और दूसरा क्रेडिट निश्चित रूप से मैं अपनी सास को दूंगी, जो खुद वर्किंग थी। वर्किंग महिला की परेशानी को उन्होंने झेला, भोगा हुआ था, और इसलिए पूरे जर्नी में, पूरे परिवार में कभी भी ऐसी मुझे स्थिति नहीं आई जहाँ पे मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन देना पड़ा हो अपने किसी भी काम के लिए। कोई भी मैं काम करूँ, कभी भी घर आऊँ जाऊँ, कितनी देर भी बाहर रहूँ, मुझे उनका पूरा सपोर्ट मिला, चाहे बच्चों को केयर करने का हो या खुद मेरे लिए भी कुछ करने का हो, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो इन दोनों महिलाओं का निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान। देखिए, जनरली होता है कि हमारे जो परिवेश में सास और ससुर की तारीफ बहुत कम लोग करते हैं, और पहली बहू ऐसी मिली जो सास ससुर की इतनी तारीफ करती है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इस मामले में। मेरे दोनों सास और ससुर दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। यद्यपि कि हमारा प्रेम विवाह था और पहले बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं होने की संभावना थी, उस परिस्थिति में भी उन्होंने पूरे मन से मुझे अपनाया और मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैम, आपने जब प्रेम विवाह की बात करी है, तो पुलिस के साथ प्रेम ये की शुरुआत कैसे हुई? वो पुलिस भी एक व्यक्ति है और हर व्यक्ति, और ख़ास करके इस पुलिस के मन में बहुत एक संवेदनशील हृदय है। वो पढ़ते लिखते हैं, साहित्य के प्रति बहुत गहरी समझ है, और मुझे भी साहित्य अच्छा लगता था। तो शुरुआत इसी तरह से हुई कि हम लोगों ने कविताओं पर बात करनी शुरू की, कभी मिले तो, और फिर वही कविताएं बात करते करते प्रेम तक पहुंचा और फिर विवाह तक परिणति हुई। जब एसएसपी के नाम कोई भी सुनता है तो अपराधी तो कांपते ही हैं, लेकिन नॉर्मल इंसान भी बोलते भाई एसएसपी है। तो आपको कभी ऐसा उनसे कुछ ऐसा लगा कि भाई एसएसपी, थोड़ा सा ये सोचना चाहिए, थोड़ा सा समझना चाहिए, ऐसा कुछ? ऐसा तो मुझे तो नहीं लगा। मेरे ख्याल से मेरे घर में भी किसी को नहीं लगता होगा। और उनके जो भी परिचय के लोग हैं या घर परिवार के लोग हैं, गांव समाज के लोग हैं, वो मेरे ख्याल से सभी का ये मानना होगा कि कभी भी उनको ऐसा नहीं लगा होगा कि कोई एसएसपी है, क्योंकि इतने हम्बल और इतने डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं वो। और निश्चल, मैं तो ये मतलब मेरा मानना है और सबका ही, मेरे जितने भी लोग मुझे मिलते हैं, बहुत ही निश्चल, बहुत ही डाउन टू अर्थ, सबकी मदद करने वाले, सबके साथ अच्छे से बात करने वाले। तो कभी पुलिसिया रौब या उस टाइप का जो एक होता है पुलिस का कैरेक्टर, वो मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं लगा होगा। मेरी तो क्या बात है। हॉबीज अगर पूछी जाए कि आपकी हॉबीज क्या क्या चीज रही हैं, किन चीजों में आप, जो पहले का वक्त था उस वक्त में किस तरह की हॉबीज थी, क्या क्या पसंद करती थी? शुरुआती दिनों में मेरी पढ़ाई बहुत बड़ी हॉबी थी। मैं बहुत किताबें पढ़ती थी, उपन्यास हो, कविताएं हो, मैं बहुत पढ़ा करती थी। और वो अभी भी, यद्यपि काम का बहुत बोझ है, लेकिन फिर भी वो अभी तक लगभग चल रहा है। उसके अलावा स्वेटर बुनना, जो निटिंग, वो मेरी हॉबी है। मैं अभी भी अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, अपनी सास के लिए, अपने पिताजी के लिए, सबके लिए जब भी समय मिलता है मैं स्वेटर बुनती हूँ। तो ये बहुत बड़ी
जो बहुत इंगेज भी रखती है मुझको, बहुत ही सुकून भी देती है, कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक एक जो कार्य है। उसके बाद मुझे नई नई चीज़ें बनाना पकाना भी बहुत पसंद है, तो मैं खाली समय में ये भी बहुत अच्छे से करती हूँ। और माँ सरस्वती की बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने ये दिन दिखाया मुझे, क्योंकि इस दिन के लिए मैंने जब पढ़ना शुरू किया था उस वक्त भी सिविल्स देते थे, यूपीएससी के एग्ज़ाम दिए थे, मेंस भी लिखे थे, लेकिन तब नहीं हो पाया। 2000 में मैंने मेंस लिखा था और एक तरह से कह सकते हैं कि उसका मेंस का रिजल्ट आज निकला है। तो ये माता सरस्वती की ही कृपा है कि जो पढ़ाई उस समय की थी वो अभी काम आई। और अभी अब आप जो है तो आईएएस बन गई हैं। महिलाओं के प्रति किस तरह के सुधार या महिलाओं के प्रति जो है क्या क्या चीज़ आपके मन में है जो आप करना चाहती हैं और आप वो करेंगी? सबसे पहले तो बहुत, हालांकि स्थितियाँ बदली हैं, लेकिन एक अभी भी मन में है लोगों के कि महिलाओं के प्रति एक ऐसी भावना कि अच्छा ये महिला है, क्या कर लेगी, क्या कर पाएगी, इस टाइप से। खास करके एक महिला प्रधान विभाग में होने के कारण और प्रशासन का एक अंग होने के कारण मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि प्रारंभिक दिनों में बहुत इस तरह का संघर्ष झेलना पड़ा, जिसमें कि हमारी कार्य क्षमता को, हमारी बुद्धिमत्ता को कम आंका जाता था। तो वो एक बहुत चैलेंजिंग समय था, बहुत दुख भी होता था कभी कभी कि क्या कमी है हमें या किस टाइप से जो। तो मुझे बहुत इस मामले में निश्चित रूप से संघर्ष करना पड़ा, अपने काम को, अपने विभाग को, अपने व्यक्तित्व को पहचान दिलाने के लिए कि हम किसी से कम नहीं हैं। ये करने के लिए हम लोगों को शुरुआती दिनों में निस्संदेह काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ा कि हम बता सकें कि नहीं, आप जितना काम करते हैं उससे कहीं भी हम कम नहीं हैं। तो एक इस चीज़ के लिए कि अन्य महिलाओं को काम के क्षेत्र में या सामाजिक जो रिलेशन है या सामाजिक जो संगठन है उन क्षेत्रों में कभी भी उनको ये ना झेलना पड़े, दोयम दर्जे का जो भाव होता है वो ना झेलना पड़े, इसके लिए महिलाओं को सशक्त बनना होगा, अपना ज्ञान बढ़ाना होगा, अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। तो उसके लिए जो भी काम हो सकता है मैं करना चाहूँगी कि महिलाओं को इतना सशक्त बनाया जाए कि वो खुद एक स्वतंत्र पर्सनैलिटी के रूप में उभर सकें और किसी के प्रति उनको ये भाव ना आए किसी के मन में कि ये कुछ कर नहीं सकती या किसी से कम है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आज भी सोसाइटी में है और हम चाहेंगे कि इसको हम लोग थोड़ी कैसे दूर कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे यहाँ जो आज भी महिलाओं का कि कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाता है। शहरों में तो हम थोड़ी सी ये समस्या कम हुई है, बट गाँव में आज भी ये समस्या विद्यमान है। तो कैसे उसको हम लोग, सरकार की यद्यपि बहुत अच्छी योजनाएं चल रही हैं और जो इस दिशा में काम कर रही हैं, तो ये जो योजनाएं हैं जैसे कन्या सम्मान योजना हो गई, सावित्रीबाई फुले किशोरी शक्ति योजनाएं हो गई, तो इन योजनाओं का एकदम अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो और जो वास्तविक लाभार्थी हैं उसको इसका लाभ मिल सके। तो इसके लिए मैं मेरा जो पूरा प्रयत्न है चाहूँगी। चाइल्ड लेबर जो है ये एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा है हमारे देश में, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो काम करते हैं और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं अगर हम काम नहीं करेंगे मेरे माँ बाप को खिलाएंगे कैसे। इस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या है ये और इसके कारण हमारे यहाँ ट्रैफिकिंग का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिससे हमारा राज्य जूझ रहा है। और बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की जो चाइल्ड लेबर को कम करने के लिए, ट्रैफिकिंग को कम करने के लिए चला रही है सरकार, लेकिन किसी ने कहीं ना कहीं या तो हमारा नेटवर्क उतना मजबूत नहीं है या हमारा जो पब्लिसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, हम लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, आम जनता का ओनरशिप नहीं है कि लोग जाने कि हाँ अगर बच्चा कहीं चाइल्ड लेबर कर रहा है तो जिस तरह से समाज के रूप में उनको रिएक्ट करना चाहिए कहीं ना कहीं उसकी कमी है। तो इसमें भी एक मतलब जन आंदोलन की तरह एक समूचे समाज को, क्योंकि बच्चा किसी एक व्यक्ति का नहीं बच्चा होता है, वो पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का, देश का भविष्य है। तो सबकी सामूहिक जिम्मेदारी का भाव जो है वो पढ़ाने के लिए मैं ज़रूर प्रयास करना चाहूँगी कि किस तरह से हम एक बच्चे के भविष्य को पूरे समाज का भविष्य बनाने के लिए लोगों को जागरूक कर सकें कि वो आपके ही बच्चे हैं। तो इससे कैसे इस समस्या को हम लोग निश्चित रूप से सुधार पाएंगे। मैम ये बताएं
कि झारखंड में अभी मौजूदा हालात में युवा बहुत ज्यादा नशे की ओर बढ़ रहे हैं। और ये जो नगरी है हमारा झारखंड, ये खेलों की नगरी भी कहा जाता है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं, महेंद्र सिंह धोनी, तीरंदाज दीपिका कुमारी, अभी हॉकी में सलीमा टेटे या निक्की प्रधान, और ना जाने कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने इस देश का नाम विदेशों में भी रोशन किया है। और स्वस्थ जब रहेंगे खिलाड़ी तभी वो आगे जा पाएंगे। लेकिन नशा में झारखंड बहुत तेजी से आगे जा रहा है। कैसे रोकथाम इसका किया जाए, क्या संदेश देना चाहती हैं युवाओं को कि नशे से दूर रहे? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। नशा एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें फंसने के बाद निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर से मैं यही कहूँगी कि वो बच्चे हैं, कम उम्र के हैं, भटक जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, तो उसमें एक परिवार के रूप में, अभिभावक के रूप में, माता पिता के रूप में अथवा समाज के रूप में फिर हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि कैसे हम उनको अपने सेफ्टी नेट में रखें, उनके साथ हमारा इमोशनल अटैचमेंट कैसे हो और वो क्या कर रहे हैं, उनकी गतिविधियों पर हम एक फ्रेंडली नज़र रख सकें। क्योंकि आज के बच्चे ऐसे नहीं कि आप डांट फटकार के या अन्य गतिविधियों से, अन्य तरीकों से उनको आप मना लेंगे। उनके साथ आपको फ्रेंडली रहना पड़ेगा और सतर्क रहना पड़ेगा। तो ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये कि उनको हम किसी न किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगाएं। तो जैसे आपने कहा कि खेलों की नगरी है और खेल में बहुत लोग आगे भी आए हैं, तो इन और खेल निश्चित रूप से बहुत बढ़िया माध्यम है लोगों को रचनात्मक गतिविधि में लगाने का। इससे एक तो स्वास्थ्य अच्छा होता है, शरीर अच्छा होता है, और दूसरी फिर असीमित संभावनाएं उमरती हैं उनके लिए। तो मतलब मेरा तो यही सुझाव है और मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि जो छोटेपन में ही बच्चे हैं, बचपन में ही उनके संभावनाओं को पहचान करके और उनको उचित माहौल अगर दिया जाए तो वो किसी तरह के नशे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नशा मतलब एक तरह से कहें कि या तो समय काटने का भी एक साधन हो जाता है, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करें, तो चलो यही कर लेते हैं, और संगति भी खराब होती है, तभी भी ऐसा होता है। तो अगर उनको एक कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट मिलना रहेगा, कुछ ढंग का काम वो करते रहेंगे, कुछ आगे एक लक्ष्य रहेगा जिसके लिए उनको कुछ करना है, तो उनको उनका ध्यान नशे की तरफ निश्चित रूप से कम जाएगा। तो निश्चित रूप से अगर हम पढ़ाई हो या खेल हो, अगर उसमें हम उनको जोड़े रखें, या सामाजिक गतिविधियाँ हो कोई, जैसे कि हमारा क्लीनलीनेस ड्राइव चलता है या कि अन्य कोई अवेयरनेस कार्यक्रम चलते हैं, तो उनमें भी हम बच्चों को जोड़ें, उनमें जो मोरल शिक्षा जो होती है उसको देने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से ये जो चीज़ें हैं कंट्रोल में आ जाएंगी। अब आप जो है आईएएस के ये प्रमोशन में हैं, अब जो रोड मैप है, आपने रोड मैप क्या तैयार किया है? क्योंकि अब आपका जो काम होगा कुछ अलग तरीके का, तो उसके लिए क्या आपने सोचा है? काम तो निश्चित रूप से अलग तो होगा, अलग होने से ज़्यादा वो व्यापक ज़्यादा हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ जाएंगी। हाँ, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, अपने समाज के लिए कंट्रीब्यूट करने का दायरा भी बढ़ जाएगा। कि बहुत सारे, जैसे अभी महिला बाल विकास में हूँ मैं, तो एक निर्धारित हमारा लक्ष्य है, जो हमारा टारगेट ग्रुप है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सिर्फ उनके लिए काम करने का अवसर मिल पाता है। ये आईएएस बनने के बाद निश्चित रूप से ये अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हो जाएंगी, समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो पाऊंगी मैं, मेरा विश्वास है। बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है, उनकी तमन्ना होती है कि वो भी यूपीएससी करे, आईएएस बने, आईपीएस बने, लेकिन कहीं ना कहीं से वो गांव की होने के नाते बहुत जगह पे वो मार खा जाती है। तो वैसे बच्चियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि लोग मोटिवेशन लेते हैं उन लोगों का जिनका लंबा एक्सपीरियंस रहता है, तो आप वैसे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे जो मूल मंत्र है इसका, पढ़ना। तो पढ़ाई की यद्यपि कोई सीमा नहीं है, फिर भी इससे जुड़ी जितनी भी किताबें हैं, जो सिलेबस है, उसको आप ईमानदारी से पूरा पढ़ें। और आजकल तो नेट भी काफ़ी, इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत सारी सूचनाओं तक हमारे पहुँच है, बहुत सारे प्रश्नों को हम आराम से जान पाते हैं, उनके बारे में समझ पाते हैं। तो ये एक विशेष सुविधा आज के बच्चों को मिली हुई है, जो निश्चित रूप से हमारे ज़माने में नहीं थी। तो इंटरनेट की शक्ति का अच्छा उपयोग करें और संकल्प
को मध्यम ना पड़ने दें, उसको स्ट्रॉन्ग रखें, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चुमेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं। चलिए, तो सुना आपने कि जो आईएएस कंचन सिंह हैं, उन्होंने किस तरह से आपको बताया, अपनी जिंदगी और आने वाले जो कल है उसके बारे में बात की। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपकी आईएएस वाली जो जिंदगी अब शुरुआत होगी उसके लिए शुभकामना भी देते हैं। आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।